स्टार्ट करते जो जहाँ पे मैंने कल आपको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते ठीक है। इट्स अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो पहले हम डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, नेशनल टेरिटरी किसे कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, ये सब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कभी कभी जो है ये 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, और जिनके लिए परसेंटेज कहीं वैल्यू करती है उन बंदों के लिए 1 नंबर की वैल्यू हो जाती है लास्ट में। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी एक ही वर्ड है। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which नहीं होगा, within which persons, goods and capital circulate freely। ठीक है, मतलब कि जोग्राफिक इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यहाँ पर ये है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रूल्ड ऐसी जगह जहाँ पर लोग, सामान और कैपिटल यानी कि मशीन वगैरह जो है वो फ्रीली मूव कर सकें, वो सब की सब क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हर वो चीज़ आएगी जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है। ठीक है, जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है वो तो आएगी ही आएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यानी कि तमिलनाडु तक जो भी बिल्कुल एक्सट्रीम में जो भी कुछ है वो सब हमारा है। इधर आप देख लीजिए वेस्ट में तो आपका जो है राजस्थान से लेकर के आसाम तक जितना भी कुछ है वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है ही। ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा ही, वहाँ पर हम जो भी कुछ अर्न करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, जहाँ से अर्न होने वाली इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी, लेकिन वो हमें मतलब ऐसे डायरेक्ट में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ज़रा उसको देख लेते हैं। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स वही जो मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर के आपकी चेन्नई तक या तमिलनाडु तक जो है जो भी कुछ है, राजस्थान से लेकर के आसाम तक जो भी कुछ है, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ठीक है, अब एम्बेसी का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी एम्बेसी, जैसे हमारे बंदे हर जगह हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे नेपाल में है, भूटान में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, हर जगह फैले हुए। तो उनको अगर कोई दिक्कत हो इन केस, तो उनकी प्रॉब्लम की टेक केयर करने के लिए जो है एक ऑफिस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एम्बेसी होती है। ठीक है, अब जो इंडियन एम्बेसी अमेरिका में होगी, कनाडा में होगी, जापान में होगी, पाकिस्तान में होगी, वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ के चलेंगे, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे इंडिया के, वहाँ की एम्बेसी में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अमेरिका में जो है हमारी एम्बेसी है या पाकिस्तान में एम्बेसी है, तो एम्बेसी क्या है, एक्चुअली हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। एम्बेसी, कंसुलेट, इसी तरीके से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। कंसुलेट माने भी वही होता है कि जहाँ पर मतलब ऐसा ऑफिस जो इस चीज़ की टेक केयर करे कि जो हमारे रेसिडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उनकी किसी तरीके की दिक्कत ना होने पाए। अगर उनको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो दे कैन मेक कंप्लेंट्स इन कंसुलेट्स और एम्बेसीज। ठीक है, इससे कहने का मतलब ये है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारी सेनाएं जो हैं वो जाती हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अगर हमारी सेना वहाँ पर जा रही है तो जिस जगह पर हमारी सेना रुकेगी, से हमारी सेना गई किसी दक्षिण अफ्रीकी कंट्री में गई, से साउथ अफ्रीका में ही गई, हाँ, वहाँ जा कर के उन्होंने 3 महीने उन्होंने रुका। अब 3 महीने जो वो रुक रहे हैं तो फिर वो किसकी टेरिटरी है,
वो हमारी ही टेरिटरी है। अगर हम 3 महीने वहाँ रहेंगे तो हमारे बंदों के गुड्स और वहाँ पे जो भी कैपिटल वगैरह है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है, सेकंड पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे शिप्स हैं और एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ का प्लेन है, अब यहाँ एयर इंडिया का कोई प्लेन है, ठीक है, वो जाता है अमेरिका, और अमेरिका के बाद वो जाता है सपोज करो स्विट्जरलैंड, तो क्या हुआ, वो 2 जगह जा रहा है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, हमारा बंदा कर रहा है, एक इंडियन ऑपरेट कर रहा है। अगर उसको कोई इंडियन बंदा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो जो ये क्या कहते हैं एरिया होगा, मतलब कि इंडिया और जापान का वो एरिया जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हवाई पट्टी, ठीक है, एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट्स जो है वो क्या है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। वो एयरपोर्ट जापान या सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी ना हो करके वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ में आ गई बात? ये वो इंडिया की भी क्या, वो इंटरनेशनल टेरिटरी है, क्योंकि वहाँ तो दुनिया भर के हवाई जहाज आते जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर एयर इंडिया का एक हवाई जहाज जापान और सिंगापुर जाता है तो वहाँ पर जापान और सिंगापुर के रूल्स लागू नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर इंटरनेशनल रूल्स वहाँ पर जो है लागू होंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा, दैट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। इस तरीके से शिप्स हैं, अगर इंडियन चला रहे हैं कोई शिप और उसको लेकर के कहीं जा रहे हैं, सपोज करो कि वो जा रहे हैं शिप से सऊदी अरब के बाद उसी शिप से जा रहे हैं ईरान, तो वो जो सऊदी अरब और ईरान में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सब इंडियन लागू होंगे, वो सब कहीं ना कहीं उनके नहीं लागू होंगे, बल्कि इंटरनेशनल लागू होंगे। वो एक जो है इंटरनेशनल टेरिटरी होती है, पहली बात, लेकिन उसकी इनकम को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में भी काउंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, इंडियंस जो हैं वो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी मान सकते हैं। शिप्स और एयरक्राफ्ट का जो भी आपका उसको बंदरगाह बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे भी नहीं याद आ रहा है, आप लोग को शायद याद हो तो आप उसको अपने दिमाग में कर लो। तो जो बंदरगाह होता है वहाँ पर जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, एयरपोर्ट्स जो है वो क्या कहते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। उसके बाद फिर अगला है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर्स ओवर विच कंट्री एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, जहाँ पर हम मतलब ये मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग नेचुरल गैस वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाँ, वो एरिया जिस पर हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो सब भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे देखो आप, कई बार होता क्या है, हम लोग जैसे गुजरात में देखो कच्छ एरिया में जो है वहाँ पर हम ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ONGC का प्लांट लगा हुआ है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह को निकालने का एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो केवल हम कर पाएं और कोई ना कर पाए। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लिखा नहीं जाता बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम है या एप्पल का एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाटा के एक्सक्लूसिव शोरूम में केवल बाटा के जूते मिलेंगे और एप्पल के एक्सक्लूसिव शोरूम में केवल एप्पल के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये मतलब कि फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स ओवर विच कंट्री एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट्स। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हैं 2 नीचे। फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाई इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जो भारतीय मछुआरे हैं जो इंटरनेशनल वाटर इंडियन ओशन में जो भी मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं वो सब के सब क्या हैं, वो हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे जो भी रिसर्च वगैरह हो रही है इंडियन ओशन में, जो भी रिसर्च वगैरह हो रही है इंडियन ओशन में, वो किसका पार्ट है, वो सब की सब हमारी
किसका पार्ट है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है, पानी का वो एरिया जिसको हम अपना मानते हैं, वहाँ तक चाहे हम ऑयल एंड गैस निकालें, चाहे हम उसमें रिसर्च कुछ करें, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम मछली पकड़ने जाएं, वो सब के सब क्या है, वो सब की सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, तो तीन चीज़ें फंडामेंटल है। देखिए, वो चीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है जहाँ पर हमारे पर्सन्स, हमारे गुड्स और हमारे कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं, बगैर किसी के परमिशन के, बगैर किसी के रेगुलेशन के। ठीक है, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं ये देख लेते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आर बेसिकली, देखिए, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम जो है वो क्या है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, दो टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम में, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है, जो भी कुछ जो है वो जो भी कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, देखिए लिखा हुआ है साफ इसमें, प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी कुछ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, चाहे वो हम करें या कोई विदेशी करे, चाहे वो कोई नॉर्मल रेसिडेंट करे या कोई फॉरेनर करे, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा और उससे जनरेट होने वाली इनकम जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। देखिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी irrespective of the fact whether carried out by the normal residents or non-residents is termed as domestic product। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। हमारा बंदा करे, लेकिन बस बात ये है कि वो जो है हमारा बंदा करे या कोई फॉरेनर करे, लेकिन बस बात इतनी सी है कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। मॉनिटरी वैल्यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट की को अगर हम मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कुछ, ये भी आप देखिए। ठीक है, इनकम विच इज़ इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कौन कौन सी इनकम को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रॉफिट अर्न कर रही है, इंडिया क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी आकर के फ़ायदा कमा रही है, तो वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का काम होगा। उससे जनरेट होने वाली इनकम को हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में करेंगे काउंट। ठीक है, दूसरा, प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। कोई फॉरेन बैंक है, जैसे HSBC है, HSBC एक फॉरेन बैंक है। ठीक है, वो HSBC है या JP मॉर्गन है। अब JP मॉर्गन और HSBC एक फॉरेन बैंक हैं, वो इंडिया में आकर के ऑपरेट करते हैं, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो किसका पार्ट होगा, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद फिर अगला है प्रॉफिट्स अर्न बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। और एक मोटी बात कर रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर कोई फ़ायदा कमाती है इंडिया के अंदर, तो वो भी जो है हमारी डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट होगी। ठीक है, अब देखो इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, कौन सी इनकम जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी। इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी इन US। ठीक है, प्रॉफिट कोई भारतीय कंपनी है और उसे कोई इंडियन कंपनी है, लेकिन किसकी टेरिटरी में काम कर रही है, वो अमेरिका की टेरिटरी में काम कर रही है, वो USA की टेरिटरी में। अगर कोई इंडियन कंपनी USA की टेरिटरी में काम करेगी तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी इन US, प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ SBI इन लंदन। SBI की एक ब्रांच है, वो जाकर के कहाँ, लंदन में प्रॉफिट कमा रही है, लंदन में जो है कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो वो क्या काउंट होगा, बिल्कुल नहीं काउंट होगा, वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला है रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया टू एन इंडियन रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए, एम्बेसी किसकी है, इंग्लैंड की, कहाँ है, इंडिया में है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसकी टेरिटरी है, वो टेरिटरी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की टेरिटरी में जो भी कुछ इनकम होगी, चाहे वो हमारे बंदे को मिले या किसी और को, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, रेंट पेड बाई एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया टू एन इंडियन रेसिडेंट को ही पे किया गया हो, लेकिन चूंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम नहीं आ रही है, तो जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में, हाँ अगर सपोज करो कि कोई इनकम आ रही है अमेरिकन एम्बेसी से, ठीक है, अमेरिकन एम्बेसी से कोई इनकम आ रही है, मतलब अमेरिका में हमारी एम्बेसी है, उससे कोई इनकम आ रही है, तो अगर वो इनकम जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, क्योंकि अमेरिका में है तो क्या, लेकिन है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से जो भी कुछ इनकम आएगी वो डोमेस्टिक इनकम में आएगी। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी कुछ बन रहा है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो भी कुछ इनकम आ रही है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है, लास्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, WHO है, यूनिसेफ है, ये जो है ये क्या है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, ये जिस कंट्री के हैं, सपोज करो कि यूएनओ, WHO, यूनिसेफ वगैरह सब यूएसए के हैं, तो ये इनका जो भी ऑपरेशन है ये सब किसके टेरिटरी में आएगा, ये सब अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे मुझे पता नहीं कि WHO, यूनिसेफ और क्या कहते हैं यूएनओ, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अगर ये अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन है तो ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, और अमेरिका के डोमेस्टिक इनकम में ही इनकी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।